हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का नेक्स्ट सेक्शन बंगाल के बारे में। कल हम लोगों ने उत्तर मुगल काल के बारे में देख रखा था और आज देखेंगे कि बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और पूरे बंगाल में कुल कितने नवाब हुए, किस प्रकार से शासन किए और बंगाल में कैसे अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा जमाया और किस प्रकार से अंग्रेज पूरे लगभग 200 सालों तक बंगाल को अपने चंगुल में फंसाए रखा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इसका आप लोग निश्चित रूप से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके और गूगल ड्राइव में सेव कर लेंगे और जिससे होगा कि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाते हैं। तो नेक्स्ट चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पे द कैरियर प्लानेट फेसबुक ग्रुप में। टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं द कैरियर प्लानेट। और यदि यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे तो देख ही रहे होंगे द कैरियर प्लानेट पे, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और यदि संभव हो तो निश्चित रूप से 1 से 2 लोगों को और बताइए। जिस समय पर 3 फरवरी 1707 को औरंगजेब का मृत्यु होता है, ठीक उसी समय से औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत ही मुगल शासक या मुगल साम्राज्य धीरे धीरे लड़खड़ाती हुई नजर आती है और वो कमज़ोर साबित होती है। तो जितने भी दूर दराज के क्षेत्र हैं, दिल्ली से जितने भी दूर के क्षेत्र हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अवध स्वतंत्र हो जाता है, हैदराबाद स्वतंत्र हो जाता है, कर्नाटक स्वतंत्र हो जाता है, इस प्रकार से बंगाल भी स्वतंत्र हो जाता है। और वही वर्तमान में हम लोग क्षेत्रीय राज के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर देखेंगे बंगाल के बारे में कि बंगाल में किस प्रकार से क्या हुआ। वर्तमान में जो आज हम बंगाल देख रहे हैं केवल वही बंगाल नहीं है। पहले इस बंगाल में पहले जिस समय की बात हो रही है, मतलब 1700 ईस्वी की जब की बात हो रही है, तो उस समय में बंगाल में कौन सब शामिल था, तो बंगाल तो था ही, अपना बिहार भी था और उड़ीसा भी था जो बंगाल में शामिल था। बंगाल कहने से तात्पर्य जिन तीनों राज्यों का उस समय पर होता था। तो अभी हम चलिए पहले बंगाल के बारे में देख लेते हैं और फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है कि मोहम्मद गोरी के समय में 1192 ईस्वी में एक शासक उसका आता है बख्तियार खिलजी जिसका नाम होता है। तो बख्तियार खिलजी को बंगाल अभियान के लिए भेजा जाता है। रास्ते में उसने क्या करता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ता है और पाल वंश का जो है शासक उस समय पर पाल वंश के शासक लक्ष्मण सेन का जो है वहाँ पर शासन चलते रहता है। कहाँ पर, तो बंगाल में, वहाँ पर पहुँचता है। और ये वही बख्तियार खिलजी है जिसका जो है पटना पे बख्तियारपुर नामक स्टेशन में वही बख्तियार खिलजी है। तो कहने का मतलब यह है कि इधर से मुसलमान का प्रचार करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये बंगाल तक पहुँचते हैं और बंगाल में लक्ष्मण सेन को वहाँ हराते हैं और पूरे बंगाल में पहली बार वहाँ पर क्या करते हैं, मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं। और ये किसके द्वारा ये शुभ काम किया जाता है, तो ये काम किया जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। फिर आगे क्या होता है, ये तो 1172-73 की बात होती है। तो कुछ दिन यहाँ पे, मतलब जब तक सल्तनत काल रहता है तो सल्तनत कालीन सभी सुल्तान का यहाँ पर अधिकार रहता है, किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होता है। फिर बात आता है मुगल में, जब 1526 में मुगल अपना जो है यहाँ पे बाबर के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो 1526 में मुगल 1530 में तो बाबर मर जाता है और 1530 में मरने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो बंगाल जो होता है वो वहाँ पर अपने नवाब को नियुक्त करता है और नवाब धीरे धीरे कुछ न कुछ वहाँ पे कर वगैरह भेजना बंद कर देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, बंगाल अभियान पर किसको भेजा जाता है, वहाँ पर हुमायूं को। और जैसे हुमायूं रास्ते से गुजरता है तो रास्ते में उसको शेर खां का मुकाबला करना पड़ता है, तो वो अलग बात है। फिर क्या होता है कि 1575 ईस्वी में अकबर क्या करता है, फिर से जो बीच में टूट गया था हुमायूं के साल में, बंगाल और बिहार को क्या करता है, मुगल साम्राज्य में मिला लेता है 1575 ईस्वी में। और इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलते रहता है। कब तक, तो 1707 ईस्वी तक अच्छा खासा बंगाल पर शासन व्यवस्था चलता है। बात तब शुरू होती है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु से पहले 1701 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब क्या करता है कि वहाँ का नायाब नियुक्त करता है। कहाँ का, बंगाल का नायाब। और ये क्या करता है, ये कुली मुर्शीद खां नियमित रूप से यहाँ पे मुगल साम्राज्य औरंगजेब को क्या करता था, कर या नजराना जो भी बोलिए भेजा करता था निश्चित रूप से। जब 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1701 में मुर्शीद कुली खां की नियुक्ति करता है, 1707 में जब इसका मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पे उसको जो है मुर्शीद कुली खां को जो है सूबेदार फिर से 1707 ईस्वी में बनाया जाता है। छोटा सा सूबेदार बनाया जाता है, उतना बड़ा नहीं। और
ये किस समय की बात है? कुल मिला के बात यह है कि मुर्शीद कुली खां ही क्या करता है कि मुग़ल साम्राज्य से बंगाल को अलग मानने लगता है। और ठीक उस समय में, किस समय में, जिस समय मुर्शीद कुली खां अलग जो है व्यवहार करता, अलग निकाल लेता है बंगाल को, उस समय पर मोहम्मद शाह रंगीला का शासन होता है। कहाँ पर? केंद्र में, मतलब यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य में। आगे क्या होता है कि 1707 से 1717 तक लगातार जो है फिर से नजराना भेजता रहा, जिससे मुग़ल के नज़र में ये जो है मुर्शीद कुली खां गिरा नहीं। और ये क्या करता है कि अपने राजधानी को, मुर्शीद कुली खां अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद बनाता है। मुर्शिदाबाद ढाका में है। और 1707 ईस्वी पर पूर्ण रूप से नवाब के रूप में जो है, 1717 से 1727 तक पूर्ण रूप से नवाब के रूप में कौन यहाँ पे? मुर्शीद कुली खां रहता है। लेकिन 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर जो है मुग़ल का एक शासक था, वो क्या करता है कि सुनहरा फरमान, मतलब 3000 रुपये की वार्षिक कर लेकर बंगाल पर अंग्रेज जो धीरे धीरे मुंह फैलाए बैठे थे, अंग्रेज क्या करते हैं, इसको सुनहरा फरमान के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा छूट देते हैं कि आप वहाँ पे जाइए और व्यापार कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। जब हम बात करेंगे बंगाल का, तो बंगाल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये बंगाल हाल फिलहाल में 18वीं शताब्दी में ही नहीं, पहले से ही, इसीलिए क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य पूरे पृथ्वी पर कहाँ निवास करता है? मनुष्य पूरे पृथ्वी पर वहीं पर निवास कर सकता है जहाँ पर क्या होगा कि रहने की उत्तम शासन व्यवस्था है, अधिक से अधिक उपज होगा। लेकिन जहाँ पर उपज नहीं हो, जैसे कि हिमालय पर्वत पर उपज नहीं होता है, तो वहाँ पर लोग नहीं रह पाएगा। लेकिन वही बंगाल में आज भी आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? बंगाल में। तो ठीक उसी प्रकार वहाँ से अधिक लगान प्राप्त होता था, बहुत धनाढ्य प्रदेश था। तो इसीलिए सब लोग वहाँ पर जो है अपना अपना कब्जा हथियाने के चक्कर में रहते थे। तो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी सब आते थे, सब के सब क्या करते थे? वहीं पे जाने का कोशिश करते थे और इस प्रकार से अपना व्यापार को फैलाने का कोशिश करते। तो यहाँ पर क्या हुआ सबसे पहले कि 1717 से 1727 तक 1727 में कुली मुर्शीद खां की मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच में 1717 में क्या होता है कि फर्रुखसियर अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान देता है। और यहीं से बस फर्रुखसियर के द्वारा ही जो है अंग्रेज़ पहली बार वहाँ पर घुसता है, मतलब होल यहीं हो जाता है जहाँ से उसको बंगाल में कदम रखने का मौका मिलता है। और फिर इस प्रकार से बंगाल से ही पूरे भारत पर क्या करता है? धीरे धीरे कब्जा कर लेता है। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद एक और शासक आता है जिसका नाम है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक शासक रहा। लेकिन इस बीच में वो करता क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके 4 साल 5 साल पे थोड़ा नजराना मुगल साम्राज्य को भेज देता था, ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर दिया था। उसके बाद जो शासक आता है सरफराज, ये क्या करता है कि पूरा का पूरा नजराना बंद ही कर देता है। इसको लगने लगता है कि हम ही यहाँ के पूरा का पूरा नवाब है। और इसका शासनकाल कब से कब? 1739 से 1740, मतलब केवल 1 वर्ष इन्होंने शासन किया। और ये बंगाल के सूबेदार बोलिए या नवाब थे। इसके शासन में, इसके दरबार में या इसके राज्यकाल में एक महत्वपूर्ण सिपाही था जिसका नाम था अलवर्दी खां। क्या नाम था? अलवर्दी खां। मेन कारनामा यहीं से स्टार्ट होता है, अलवर्दी खां से ही बंगाल का जो है सब कुछ स्टार्ट होता है। अभी तक तो ये ट्रेलर था। तो अलवर्दी खां ये किसी अलग से नहीं था, ये एक सिपाही था, सैन्य सिपाही था, जो सरफराज का, कुली मुर्शीद खां का जो है के अग्रज का जो है सिपाही था। नेक्स्ट क्या होता है, ये 1740 से 1756 तक बंगाल का सूबेदार रहता है। और ये करता है कि अलवर्दी खां इस सरफराज को मार कर जो है अपना बंगाल का सूबेदार बनता है। और ये क्या करते हैं, मुग़ल को नजराना न दे के क्या करता है, अंग्रेज को ही डायरेक्ट 2 करोड़ रुपया यहाँ पे ये दे देते हैं। इस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं करता। अंग्रेज नहीं, सॉरी, मुग़ल को ही दे देते हैं 2 करोड़ और एक ही बार, और फिर कभी नहीं देते हैं। और बंगाल का सूबेदार के रूप में ये रहते हैं। अब ये जो व्यक्ति था अलवर्दी खां, इसको एक भी लड़का नहीं था, इसको केवल 3 लड़की थी। इसके तीनों लड़की की शादी, एक लड़की, इसके कितने लड़की थी? तो 3 लड़की थी। एक लड़की की शादी हुई थी पटना में, एक लड़की का शादी हुआ था पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिला, और एक लड़की का शादी बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, उसका शादी वहाँ पे हुआ था। तो पटना में जिस लड़की का शादी हुआ था उसका एक पुत्र था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। पूर्णिया में उसकी एक मौसी थी, मतलब कि इसकी एक बेटी थी, इसका एक बेटा था, इसका नाम था शौकत अली। और यहाँ पे ढाका में जो थी उसका नाम था घसीटी बेगम, इसको भी कोई संतान नहीं था। तो इस प्रकार से 3 लोग यहाँ पे आते हैं, सिराजुद्दौला, घसीटी बेगम और शौकत अली। ये तीनों लोग क्या करते हैं कि बंगाल पर नवाब पद के लिए अपना अपना बराबर का हक जो है जमाने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। इस दरम्यान होता है कि सबसे ताकतवर या सबसे मजबूत कौन पाया जाता है? तो सबसे मजबूत पाया जाता है सिराजुद्दौला। ये घसीटी बेगम और शौकत अली को गद्दी प्राप्त नहीं होता है, जिसका कारण ये दोनों
और इसके जितने भी रिश्तेदार हैं भीतर ही भीतर क्या करते हैं, सिराजुद्दौला से जलते रहते हैं और एक मौका की तलाश करते हैं कि जब कभी भी मौका मिलेगा तो वहाँ पे हम इसको दिखला देंगे। और एक कहावत भी होता है कि घर का भेदी लंका डाह, तो यही कुछ घटनाएं यहाँ पर भी होती है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन चलते रहती है। तो उसी चीज़ को हम अब यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। अब क्या होता है, 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां के मरने पर सिराजुद्दौला नवाब बन जाता है, इस दोनों को फेंक के साइड में फेंक देता है और अपना नवाब बन जाता है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना है, ये अलवर्दी खां का मानना था कि अंग्रेज वैसा मधुमक्खी है जिसको आप नहीं छेड़ेंगे तो क्या देगा, आपको शहद देगा, लेकिन यदि आप उसको छेड़ देंगे तो काट काट के मुंह कान आपको फुला देगा। वही बात, इसको ध्यान रखना है, कभी कभार पूछ भी देता है तो ध्यान रखना है इसको। यहाँ पे 1756 में जब ये नवाब बनता है तो ये क्या करता है कि कासिम बाज़ार का निरीक्षण, कासिम बाज़ार कहाँ पर है, कोलकाता में चंद्रनगर के आसपास एक बाज़ार था उस समय में जिसका नाम था कासिम बाज़ार। कासिम बाज़ार का निरीक्षण करने के लिए पहुँचता है तो वहाँ पे देखता क्या है कि वो फोर्ट विलियम नाम के किलेबंदी जो है जिसका किलाबंदी कर रहा था बिना वहाँ के नवाब से पूछे, बिना कुछ जाने। कौन कर रहा था, तो ब्रिटेन मतलब अर्थात अंग्रेज कर रहे थे, और फ्रांस भी अपना कहीं न कहीं कर रहा था। तो जब दोनों को मना किया तो फ्रांस वाले मान गए और वहाँ से अपना झोरा झंटी लेके भाग गए। और यहाँ पर बात आता है कासिम बाज़ार का निरीक्षण फोर्ट विलियम की किलेबंदी को रोकने को लेकर, तो जब बोला जाता है तो अंग्रेज़ों के कान पर कोई जू नहीं रेंगता है। तो सिराजुद्दौला को इस प्रकार से क्या होता है, तो गुस्सा आ जाता है और आगे देखिए क्या होता है। बात आगे तब बढ़ती है जब फोर्ट विलियम की किलेबंदी नहीं रोकी जाती है तो सिराजुद्दौला के द्वारा 20 जून 1756 ईस्वी को 146 आदमी को 14/18 के एक कमरा में क्या होता है कि बंद कर दिया जाता है और अब आगे से गेट लगा दिया जाता है और भर रात छोड़ दिया जाता है। जब सुबह में खोला जाता है तो मात्र 23 आदमी ही जिंदा रहता है, जिसमें से एक व्यक्ति रॉबर्ट हॉलबेल नाम का एक व्यक्ति उस 146 आदमी में भी जिंदा था। कहा जाता है कि यही रॉबर्ट हॉलबेल ही जो है अपने आंखों देखा हाल था और इसी को सुनकर इतिहासकार ये सारे बातें लिखते हैं। अब ये झूठ है या सही है ये अभी किसी को पता नहीं है, ऐसा माना जाता है कि सही बात ही है। तो ये जो ब्लैक होल की घटना थी 20 जून 1756 को, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ देता है। ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था सिराजुद्दौला के शासनकाल में। क्यों हुआ था, क्योंकि फोर्ट विलियम की किलेबंदी कहने के बावजूद भी नहीं रोका गया और कार्य को तेज कर दिया गया। तो ये ब्लैक होल की घटना होने के बाद, जैसे ब्लैक होल की घटना होती है तो मद्रास में एक गवर्नर रहते हैं जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज इस गवर्नर को बंगाल की खाड़ी होते हुए कोलकाता बुला लेते हैं और कोलकाता में सिराजुद्दौला, चूँकि ये रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थी, अलीनगर की संधि होता है किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को। इस संधि के अंतर्गत ये बात कहा जाता है कि सिराजुद्दौला चंद्रनगर की किलेबंदी करने देगा और साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव का साथ भी देगा जहां तहां, और रॉबर्ट क्लाइव भी बंगाल में किसी तरह का कोई लोचा नहीं चाहेगा और बात यहां पर बन जाता है, संधि को मान ली जाती है दोनों तरफ से। लेकिन आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि जब जैसे संधि होता है तो इस रॉबर्ट क्लाइव को ये बात पता चलता है कि इसके परिवार के लोग इसके विरुद्ध में है। तो ये भूले नहीं थे कि इसका 123 अंग्रेज आदमी मारे गए थे, तो ये भूले हुए नहीं थे। तो ये भी मौका का तलाश कर रहे थे और कहीं न कहीं ये जो है उसके सेनापति और उसके कोषाध्यक्ष मतलब राय दुर्लभ और मीर जाफर उसके सेनापति थे और राय दुर्लभ उसके कोषाध्यक्ष, अर्थात पैसा का कारोबार वही करते थे, राय दुर्लभ ही करते थे। तो ये दोनों से मिलकर एक अलग संधि बनाते हैं और इसके साथ साथ और भी तो उसके थे घसीटी बेगम और शौकत जंग, ये सब शौकत अली, ये सब क्या थे, ये सब तो मौका का इंतजार कर रहे थे। इसका कोई भी सिराजुद्दौला का कोई भी रिश्तेदार भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। इस प्रकार से उसके कमजोरी का रॉबर्ट क्लाइव को पता चल गया तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र का नाम था प्लासी की लड़ाई। और प्लासी की लड़ाई कब होती है, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ये लड़ाई कुछ इस प्रकार से होती है कि सिराजुद्दौला मैदान की जंग में पहुँचते हैं और क्या होता है कि पहुंचने के बाद उसको मीर जाफ़र बोलता है। कौन बोलता है, मीर जाफ़र बोलता है कि आप यहाँ से चल जाइए, हम लोग अकेले काफ़ी हैं। और जब रास्ते में वो चलने लगते हैं तो मीर बहादुर, जो कि मीर जाफ़र का बेटा है, कौन, मीर बहादुर मीर जाफ़र का बेटा, रास्ते में क्या करता है कि सिराजुद्दौला की कत्ल कर देता है। और इस प्रकार से, चूँकि ये लोग तो मिले हुए थे रॉबर्ट क्लाइव से और पहले से बात खत्म था, और इस प्रकार से बहुत ही भारी
लॉस होता है और सिराजुद्दौला की हार होती है, इसके साथ साथ मौत ही भी होता है। कभी कभी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का साथ कौन सब दिया था, कौन सब साथ दिया था। तो एक थे मीर मादन जो उसके सेनापति और मुख्य सेना, और यहाँ पे मोहनलाल, ये दोनों व्यक्ति इसके साथी थे, साथ सेना में साथ दिए थे, जो कि मारे गए थे दोनों के दोनों। और धोखा दिया था मीर जाफर जो उसका सेनापति था, राय दुर्लभ जो उसका कोषाध्यक्ष था, जगत सेठ, सॉरी राय दुर्लभ कौन था, तो राय दुर्लभ उसका दीवान था, जगत सेठ ये कोषाध्यक्ष था, घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी, और अमीचंद उसके व्यापार को कारोबार के देखता था सिराजुद्दौला के। तो इस प्रकार से ये था प्लासी की लड़ाई। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब प्लासी की लड़ाई के बाद क्या होता है कि 1757 में जो सपना देख रहा था मीर जाफर जिन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, वो क्या करता है, 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब चुन लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी असफल हो जाता है, और इसको क्या करता है कि अंग्रेज अपने गद्दी से उतार कर और किसको बनाता है, मीर कासिम जो इसका दामाद था, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। ये 1760 से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाता है। और ये क्या करता है, इसको पता था कि ये सिराजुद्दौला का नहीं हो पाया, मीर जाफर का नहीं हो पाया, तो मेरा ये कैसे होगा। मीर कासिम को ये बात पता था, तो ये करता क्या है कि ये अपने राजधानी मुर्शिदाबाद ढाका से बिहार के मुंगेर ट्रांसफ़र करता है, स्थापना करता है। और चूँकि इसको ये भी पता था कि अंग्रेज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी है, तो अपने संरक्षण के लिए मुंगेर में बहुत तोप खाना, बारूद गोला के कारखाना वगैरह सब के सब जो है मुंगेर में स्थापित करना शुरू कर दिया। इसको देख अंग्रेज घबरा गए और इसके काम से बहुत ही ओतप्रोत हो गया, और इसके काम से नाखुश हो गया अंग्रेज लोग। तो इसके बाद एक घटना घटती है 1763 ईस्वी में पटना के आसपास। चूँकि इसका कुछ काम अंग्रेज को पसंद नहीं था, तो पटना कांड के आसपास एक अंग्रेज अधिकारी थे, लॉर्ड एलिस नाम था उसका शायद, हाँ। तो क्या होता है कि लॉर्ड एलिस के साथ और इधर मीर कासिम के साथ कुछ झड़प होती है, जिसमें अंग्रेज़ों को बहुत ही ज़्यादा घाटा सहना पड़ता है। और इस प्रकार से अंग्रेज़ को एक बहुत ही तगड़ा झटका यहाँ भी पटना कांड में लगता है, जो कितना ईस्वी में, 1763 ईस्वी में हुआ था। अब इस पटना कांड से क्षुब्ध होकर अंग्रेज बदला लेने का तलाश कर रहे थे। और सबसे पहले इस टाइम में क्या किया कि 1763 ईस्वी में जब पटना कांड हुआ, तो मीर कासिम को गद्दी से उतार कर फेंक दिया, और कुछ दिन के लिए बंगाल का गद्दी खाली रहा। और उस टाइम में जब उसको मीर कासिम को यहाँ से निकाल दिया गया, तो मीर कासिम भागते हुए पहुँचा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास, जहाँ शाह आलम द्वितीय, उस समय में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था वहाँ का शासक। और यहाँ पे मीर कासिम पहुँचता है। ये तीनों पहुँचकर एक योजना बनाता है कि अब किस प्रकार से अंग्रेज को हराया जाए। और इस प्रकार से पटना कांड का बदला लेने के लिए करमनासा नदी के निकट बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के पास ही करमनासा नदी है, बक्सर नदी के किनारे बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और इस युद्ध में एक शहर था शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला अवध का नवाब, मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब, अभी नवाब नहीं है। और एक शहर था हेक्टर मुनरो। और इस प्रकार से हेक्टर मुनरो इस युद्ध को भी जीत लेता है बंगाल की प्लासी के युद्ध की तरह। और एक बात यहाँ पर और याद रखना है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला था, और कौन था, सिराजुद्दौला के साथ और कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और यहाँ पे कौन था, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम के साथ हेनरी हेक्टर मुनरो, इसको जो है याद रखना है। और जब ये युद्ध समाप्त होता है, जब ये युद्ध हो जाता है, तो युद्ध के बाद कुछ संधियाँ होती है, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से, इलाहाबाद की 2 संधि होती है। एक संधि मुगल के शासक शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, और एक संधि होता है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। इसमें क्या बात कहा गया था कि बंगाल पर अब अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार हो गया, मतलब कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी इसको प्राप्त हो गया, अब जो करेगा अंग्रेज ही करेगा। तो इस प्रकार से भारत में पूर्ण रूप से शासन करने का मौका कौन दिया अंग्रेज को, तो यही बक्सर का युद्ध यहाँ पे यही माना जाता है। बक्सर के युद्ध से ही बंगाल में या भारत में उसको रहने का ठिकाना मिल जाता है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो था 12 अगस्त के ठीक 4 दिन शुजा-उद-दौला और अंग्रेज के बीच होता है, और इससे 50 लाख रुपया इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये बिना मतलब का, इसका कोई लेना देना नहीं था बक्सर के युद्ध से, युद्ध में कूद पड़ा था, इसीलिए इसको 50 लाख रुपया हर्जाना देने के साथ साथ इलाहाबाद की जो
इलाहाबाद जो था वो मुगल को सौंप दिया गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे बात कि यहाँ पर जो है जब ये सारी बातें हो, प्लासी का युद्ध खत्म हो जाता है, बक्सर का युद्ध खत्म हो जाता है, तो बात यहीं खत्म नहीं होती है। एक जिसके बारे में आप रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 ईस्वी में क्या किया था, प्लासी का लड़ाई लड़ा था सिराजुद्दौला के साथ, वो क्या करता है कि बंगाल में एक शासन व्यवस्था लाता है जिसका नाम है द्वैध शासन व्यवस्था। कौन सा शासन व्यवस्था? द्वैध शासन व्यवस्था। इस द्वैध शासन व्यवस्था को पहले हम लोग समझते हैं और फिर आगे देखते हैं। द्वैध शासन, द्वैध नाम से ही पता है, द्वैध का मतलब दो, शासन का मतलब दो प्रकार से, जिस प्रकार से शासन हो उसको हम द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए इसमें जो किसके द्वारा लाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव में। इसमें जैसे कि राजस्व, जितना भी पैसा रुपया का कारोबार होगा और जितने भी दीवानी न्याय मतलब कुछ क्रिमिनल लॉ वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट न्याय होगा वो कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। लेकिन शहर में शांति, फौजदारी मतलब कहीं किसी के साथ झगड़ा होता है और इस प्रकार से प्रशासन मतलब कहाँ शांति रखना है, कहाँ पर क्या हुआ, शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए नवाब को दे दिया गया। इस प्रकार के शासन को द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो जितने भी पैसा का रुपया का कारोबार उसको अंग्रेज में सौंपा गया, किस शासन व्यवस्था में? द्वैध शासन व्यवस्था में। और आंतरिक शांति, फौजदारी न्याय और प्रशासन व्यवस्था किस पर? नवाब पर। तो इसको द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। 1765 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया और इस द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का जो दीवानी प्राप्त हुआ कि यहाँ से केवल और केवल कौन कर वसूलेगा? तो यहाँ से वसूलेगा कौन? अंग्रेज। और इस सारे शहर में, इस सारे सभी जगहों पे प्रशासन का राजकाज कौन दिखाएगा? तो नवाब। और इस प्रकार से बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था 1765 ईस्वी में लागू होता है। और वारेन हेस्टिंग जब 1772 में आता है तो क्या होता है कि इस द्वैध शासन व्यवस्था को खारिज कर दिया जाता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है और इस प्रकार से शासन चलते रहता है। तो फिर हम कल देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से होता है और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए ओके। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।